हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। स्वागत आप सभी लोगों का फुल स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है तेज प्रताप और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो यूपीएससी ईपीएफओ 2017 का नोटिफिकेशन था, उसका जो पेपर हुआ था उसके अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस और किस हिसाब से डिस्कस करूंगा। तो मैं ये मान के डिस्कस करूंगा कि आपको अकाउंटेंसी बिल्कुल भी नहीं आती है, जीरो है आप, तो एटलीस्ट हर क्वेश्चन में उतनी अंडरस्टैंडिंग दे पाऊंगा जो पहली दफा आपको दी जा सकती है, ताकि आप एक फेयर अजम्पशन लगा सकें कि कैसे आपको इसकी तैयारी प्लान करनी है। दोस्तों, जहां तक मैं आपको बताऊं तो अकाउंटेंसी पढ़ाने का जो काम है पिछले कई वर्षों से मैं करता आया हूं और ढेर सारे सिलेक्शंस भी हमने दिए हैं। जहां भी अकाउंट्स का एग्जाम है उसके लिए मतलब कह सकते हैं आपकी उसमें हम पूरी जान लगा देते हैं और अकाउंट्स के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बच्चों को हमेशा गाइड करते हैं। ढेर सारे बच्चों को यूपीएससी पीएफओ में हमने सिलेक्शन हमारे मतलब हुआ है। और अगर मैं बात करूं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एसएससी सीजीएल के थ्रू, तो मैं खुद भी रहा हूं और इवन हमने ऑल इंडिया रैंक 1, 12, 6, 19 देखेंगे आप, 12 इधर 17, 23, 26 और मतलब इतने सिलेक्शन दिए हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं है। तो अब चलिए खैर स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। और आप अगर सोच रहे हो तैयारी करने का, अकाउंटेंसी आपको थोड़ी परेशान कर रही हो, तो आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। फीस भी बहुत ही वाजिब, बहुत ही कम रखी है और उसके लिए आपको ये नंबर दिया हमने, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, और क्वेश्चंस को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ, आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेजरली जो एक्सपेंसेस अकाउंट्स में डिवाइड किए गए हैं, या इवन इसको एक्सपेंडिचर हम कह देते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों, और साथ में ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मेजर हैं दो, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनका ये खर्चे आपने आज किए और इनका फायदा आपको एक से अधिक सालों तक मिलेगा। मैं कहूं कि कई सालों तक आपको इसका फायदा मिलेगा, तो कहना गलत नहीं होगा। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी एक मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान में आपके पास ढेर सारे सामान होते हैं, जैसे कि आपका सिलेंडर होगा, आपके पास एसी भी लगी होगी, अगर रेस्टोरेंट टाइप का है तो ढेर सारा चेयर वगैरह पड़ी होगी जिसको हम फर्नीचर कह सकते हैं। ठीक, और भी बहुत सारा आपके दुकान में सामान होगा। तो ये जो सामान, कुछ सामानों के मैंने नाम लिए, ये जो एसी है, जो फर्नीचर है और जो गैस सिलेंडर है आपका, इसको खरीदने के लिए आपने पैसा एक बार दिया था, लेकिन इसका फायदा आपको बिजनेस में कई सालों तक मिलता है। एसी आपकी 7, 8, 10 साल चलती है। जो फर्नीचर है आपके, वो भी कई सालों तक काम आते हैं और सिलेंडर भी कई सालों तक काम आता है। तो प्यारे बच्चे, इस तरह के सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जनरली फिक्स्ड असेट, अचल संपत्ति हम खरीद लें तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। खैर, अचल संपत्ति की बात अभी आने वाली थोड़ी देर बाद भी होगी, तो तब देखेंगे कि भैया फिक्स्ड असेट क्या है। ठीक, राइट। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आप समझ गए। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्नीचर जो आपने खरीदा था दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा आपने जो मशीनरी खरीदी है, ये सारे हैं आपके, क्या है भैया, ये है ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो भी आपने खर्चा किया इनको खरीदने में, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी, क्या, एक्सपेंडिचर डन ऑन। अगर मैं बहुत ही तरीके से लिखूं तो लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन दिस। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर प्यारे बच्चे। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू वाला खर्चा वो खर्चा है जिसका फायदा आपको एक साल के तक मिलता है। मैक्सिमम एक साल के अंदर ही अंदर उसका फायदा आपको मिल जाएगा। मतलब आपने कुछ खर्च किया, या तो उसका फायदा इसी साल आपको मिल चुका हो या तो मिल जाए इसी साल, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
प्यारे बच्चे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो भी आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं, भाई आपका क्या है, रेस्टोरेंट है, अभी आपसे बात हुई थी, मिठाई की दुकान है, तो जो भी आप सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, वो क्यों पे करते हैं? सर उन्होंने इस महीने काम किया तो हमने उनको सैलरी दे दी, मतलब आपने जो पैसा दिया उसका फायदा आपको इसी साल में मिल गया, है ना। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे आपकी जो मिठाई की दुकान है वो अगर रेंटेड प्रेमाइसेस पे है, आपने रेंट ले रखा है दोस्तों, तो ये जो रेंट आप पे करते हैं ये इस पिछले महीने का आपने पे किया, ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? ये भी हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की खासियत क्या है भाई, इसका जो फायदा है, ये जो खर्चा हमने किया उसका फायदा हमको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर मिल जाता है, विद इन 1 साल मिल जाता है। अकाउंटिंग ईयर भी समझेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। अब दोस्तों मैं बात करूं कि मैंने कहा मेजरली ये 2 एक्सपेंडिचर्स आपको दिखते हैं, ये 2 खर्चे दिखते हैं, लेकिन एक और खर्चा आता है इनके साथ, उसका नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या नाम है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि प्यारे बच्चे इसके नाम से ही क्लियर है कि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप देखिए बीच में रेवेन्यू वर्ड आ रहा है, रेवेन्यू वर्ड आ रहा है बीच में, लेकिन इसको फिर इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अलग क्यों रखा गया वो भी जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चे वैसे तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसका फायदा आपको आने वाले कई सालों तक मिलता है, मतलब मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर इसका फायदा मिलता है। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ये वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ खास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका फायदा हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलेगा। ठीक, तो कौन से हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भाई, आइए देखते हैं जरा। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछता कि मैंने एडवर्टीजमेंट की है या मैं एडवर्टीजमेंट करता रहता हूं, जैसे आपने देखा होगा निरमा का एडवर्टीजमेंट, सौंदर्य साबुन निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, ठीक है, तो प्यारे बच्चे वो क्या है, लगातार 365 दिन वो एड चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो उस तरीके का वो उनका रेगुलर का काम है, तो वो खर्चा करते रहते हैं, उससे उनका सामान बिकता रहता है, फायदा है उनको, तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक, मैंने क्या बोला, एडवर्टीजमेंट का इस प्रकार का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे आप क्लिनिक प्लस का एड देख लें, सनसिल्क का देख लें, पेंटीन का देख लें, वो चलते रहते हैं साल भर, ठीक है। लेकिन जब कोई नई कंपनी मार्केट में एंटर करती है या कोई नया प्रोडक्ट कोई कंपनी लॉन्च करती है, तो उसे मार्केट में एक शेयर चाहिए। जैसे स्टडी किया कि भाई यहां पे 1000 करोड़ का हर महीने या हर साल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं, किसी कंपनी ने रिसर्च किया, कहा मुझे 10% मार्केट शेयर चाहिए, तो उसके लिए वो बहुत सारा पैसा खर्चा करेगी। ठीक, तो शुरू में हो सकता है वो लॉस में भी रहे, इतना पैसा ही खर्चा कर रही है, ठीक, लेकिन इससे वो क्या चाह रही है, अब सबके विजिबल, मतलब उसमें आना चाह रही है कि सारे लोग उसको जान जाएं और फिर वो इससे फायदा कमाएगी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हैवी एडवर्टीजमेंट खर्चा कर दिया जाए, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर दिया जाए, तो ये हो जाता है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आप देखेंगे कुछ एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उनका बस चले तो वो बराक ओबामा साहब से इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास पढ़वा दें, ठीक, पे करने को तैयार है वो। तो वो जो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं वो बेसिकली है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उनको अभी पता है कि इसका फायदा उन्हें अभी नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी इंडिया उनको अच्छे से जानती रहेगी, तो इसका फायदा उन्हें लॉन्ग रन में मिलेगा, कई सालों तक मिलेगा। तो इस प्रकार के खर्चे को हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ये कई बार ढेर सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक, अब आता हूं मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे। प्यारे बच्चे ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है ये भी समझना बड़ा जरूरी है। नाम से ही क्लियर है, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है भाई कि प्रारंभिक। क्या मैं हिंदी में अगर लिख दूं तो मैं लिख दूंगा प्रारंभिक व्यय है ये, ठीक है, ये इनिशियल स्टेज का व्यय है। मतलब एग्जाम्पल देखिए जरा आप, मैंने एक कंपनी खोलने की सोची, मैं बिजनेस करना चाहता हूं और एक कंपनी मैंने रजिस्टर्ड कराई, तो उसके लिए मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। उसमें क्या होगा कि सीए वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाएंगे या लॉयर, मतलब एक प्रोफेशनल कुछ इन्वॉल्व होंगे। तो उनके जो खर्चे मैं पे कर रहा हूं, एक नई कंपनी बना रहा हूं मैं,
और जो ये लीगल खर्चे पे किए मैंने, अब ये कंपनी एक बार बन जाएगी तो कंपनी तो मेरे पास हमेशा रहेगी, इससे मैं व्यापार करता रहूंगा साल दर साल, तो इसका फायदा मुझे तो मिलता ही रहेगा। तो अब ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे मैंने खर्च किया, आज भले ही मैंने खर्च कर दिया, मुझे इसका कोई विशेष फायदा नहीं मिला, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा तो ऑब्वियसली फायदा तो ही है उसका। रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा था तो कैसे फायदा होता। तो ये जो खर्चा है आपका, बेसिकली ये आ जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। वैसे तो कोई दूसरा लीगल खर्चा होता है, जैसे मैंने अपनी रिटर्नें भरवा ली, अपने कंपनी की इनकम टैक्स वगैरह की या जीएसटी की, तो वो सारा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। क्यों भैया, इस साल के रिटर्न भरे, ये लो पैसे, या इस क्वार्टर की रिटर्न भरे 3 महीने की, ये लो पैसे, तो उसका फायदा हमें उसी साल मिलता। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रोफेशनल्स खर्चे, जिनका फायदा मुझे कई सालों तक मिलेगा, तो उसे हम कह देंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम केस है वो, तो आपका आंसर है सी। प्यारे बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अब हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। अब सबसे पहले आपको समझना होगा डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड असेट्स। दोस्तों असेट्स जो होती हैं यानी कि संपत्तियां, बिजनेस में उनको हम कई अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, लेकिन दो प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन है इनकी कि भैया असेट्स अगर है, संपत्तियां हैं, तो ये दो तरीके की हो सकती है, फिक्स्ड असेट और करंट असेट। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड असेट यानी कि अचल संपत्ति और करंट असेट यानी कि चल संपत्ति। ठीक, करंट असेट, राइट। तो भाई ये रहा करंट असेट आपका दोस्तों आपके सामने। अब फिक्स्ड असेट वो असेट होती हैं जिनका स्वरूप जो रहेगा, जो उनका फॉर्म है, वो 1 साल से ज्यादा हमारे बिजनेस में रहता है, मतलब ये हमारे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा रहेंगी। ठीक, और करंट असेट जो है आपका, वो 1 साल के अंदर भी कभी भी चेंज हो जाता है, तो वो हमारा करंट असेट है। और भी इसको क्लासिफाई, मतलब डिटेल में जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन उनको नहीं समझते हैं। एक बेसिक अप्रोच अभी समझने की कोशिश करते हैं कि भैया फिक्स्ड असेट होता क्या है। तो मतलब ये 1 साल से ज्यादा आपके बिजनेस में रहेगा। और करंट असेट ये कभी भी चेंज हो सकता है, अभी अगले क्षण चेंज हो सकता है, अगले घंटे चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अभी आपकी क्या थी, तो भैया आपकी दुकान थी, मिठाई की रेस्टोरेंट था आपका, उसमें जो आपने एसी लगाई है दोस्तों, वो इस साल भी लगी हुई है, अगले साल भी लगी रहेगी, उसके अगले साल लगी रहेगी, जब तक वो इतनी बुरी ना हो जाएगी कबाड़े वाले को बुला के देना पड़े, वो एसी लगी रहेगी, मतलब वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। तो वो एक फिक्स्ड असेट है, अचल संपत्ति है। दोस्तों आपने क्या किया, बिजनेस के लिए ही एक कार खरीद ली कि भैया आज से बिजनेस का सारा सामान, ये जो आटा, घी, तेल, नमक जो भी आता है, वो सब कार से आया करेगा, तो ये कार भी आपकी फिक्स्ड असेट है। ठीक, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार अगर मैं करंट असेट देखूं तो वो क्या हो सकते हैं, तो भाई आपके पास देखिए अभी आज की डेट में कुछ कुछ ढेर सारी बनी हुई मिठाइयां पड़ी होंगी, तो ये जो स्वीट्स हैं आपकी, जो जो आपके पास माल पड़ा हुआ है, जो स्टॉक है आपका, स्टॉक ऑफ स्वीट्स, ये दोस्तों क्या है आपका, ये आपका करंट असेट है। इसके अलावा देखिए, क्यों क्यों ये करंट असेट है भाई, मान लीजिए अभी आपके पास टोटल, मैंने कहा सिर्फ आपने सिर्फ काजू की बर्फी बना रखी है आज, तो आपके पास अभी 100 किलो काजू की बर्फी है, तब तक ऑर्डर आ जाता है 2 किलो का, सामने भाई पैसे लेके खड़ा है, ये लो साहब बर्फी दो, आपने 2 किलो दे दिया, जैसे ही 2 किलो दिया तो आपकी बर्फी 98 किलो हो गई, मतलब आपकी बर्फी किसी भी क्षण चेंज हो सकती है। ठीक, तो हम कहेंगे भाई ये जो है आपका, ये करंट असेट है, ये 1 साल तो छोड़ो, ये अगले पल भी बदल सकता है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे, आपके बिजनेस में जितना भी कैश है या जो भी बैंक का बैलेंस है आपका, बैंक का बैलेंस, ये सब क्या है आपका दोस्तों, ये जो है आपका बैलेंस इन बैंक, ये सारे आपके करंट असेट हैं। अभी मान लीजिए आपके पास कैश है 1 लाख रुपया, तब तक 2 किलो काजू की बर्फी बिक गई और आपको 2000 रुपए और मिल गए, तो आपके पास कैश चेंज हो गया, तो इसलिए ये करंट असेट है। इसी प्रकार से जितना भी बैंक पे पैसा है, सोचो ना, तब तक मैसेज आता है कि बैंक ने आपके 50 रुपए काट लिए, किस लिए भाई, कि इस चार्ज में काट लिए, या बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो किसी भी क्षण ये बदल सकती हैं ये सारी चीजें, इसलिए ये करंट असेट है। ये 1 साल से ज्यादा बिजनेस में सेम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ये चेंज होती रहती है हमेशा। समझ गए आप इतना? चलिए आगे चलते हैं। ये तो फिक्स्ड असेट की बात हुई प्यारे बच्चे।
अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, ये क्या होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं बिल्कुल, तो दोस्तों डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम कहते हैं घिसावट। घिसावट समझ रहे हो आप भाई। डेप्रिसिएशन क्या है आपका, कोई भी चीज पुरानी हो रही है तो वो घिस रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जनरली क्या, हमेशा ही डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे ही लगेगा। मतलब ये जो एसी है आपके पास, ये जो कार है, इवन ये जो आपका सिलेंडर था दोस्तों, ये सारी चीजें क्या होंगी, होती रहेंगी पुरानी। खैर सिलेंडर को हटा देते हैं क्योंकि ये तो हर बार चेंज हो जाता है जब एजेंसी वाले ले जाते हैं। ठीक, तो आपकी एसी है, आपका कार है दोस्तों, ये आपके बिजनेस में बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। और एक टाइम आ जाएगा जब इनकी वैल्यू जो होगी कबाड़े के भाव, इन्हें हमें बेचना पड़ेगा, जिसको अकाउंटिंग में हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। एक्चुअल में अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब वो बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है। थोड़ा सा टेक्निकल लगता है लेकिन है बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड। ठीक, तो ये जो एसी पुरानी हो रही है, घिस रही है, मान लो आपने एसी खरीदी थी 30,000 रुपए की, तो अब ये बड़ा लॉजिकल भी है, बड़ा व्यवहारिक भी है कि आप 2 महीने बाद इसे 30,000 में बेच सकते हैं। नहीं सर, कोई भी 30,000 नहीं देगा, कोई 29,000 28,000 दे दे तो भी बड़ी बात है। सही कह रहा हूं। तो प्यारे बच्चे, मशीन पुरानी हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो भाई इसकी वैल्यू को कम करके ही दिखाओ आप अपने खाते में, अपने बुक्स में, अपने अकाउंट्स में। क्यों तुमने जिसकी खरीदी थी उसी पे दिखा रहे हो, इसकी वैल्यू तो रियल में कम हो रही है ना, तो कम करके दिखाओ। ये जो वैल्यू में कमी आती है प्यारे बच्चे, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो 1 साल बाद इसकी वैल्यू में 10% की कमी आ गई, तो 3,000 रुपए, 30,000 का 10%, 3,000 रुपीज की वैल्यू में कमी आ चुकी है। यही है प्यारे बच्चे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कितना डेप्रिशिएट हो गया, ये 3,000 रुपए डेप्रिशिएट हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई। तो भाई आपको नुकसान हुआ या फायदा, आप खुश हो गए या दुखी हो गए। अब सर क्या करें, हैं तो थोड़े दुखी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, मशीन है तो पुरानी होगी, वैल्यू कम होगी। क्यों दुखी हो आप, सर मुझे ये तो एक्सपेंसिव है ना, हमारा 3,000 रुपए, हमारे मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो प्यारे बच्चे, ये जो है आपका एक तरह से एक्सपेंस है, एक तरह से ये आपका खर्चा है डेप्रिसिएशन वाला। और जो खर्चे होते हैं, ठीक है ना, वो भाई क्या हो सकते हैं, वो आपके एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो किस तरह के एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका फायदा कई सालों तक मिलता है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोस्तों उसका फायदा आपको सिर्फ इसी साल तक मिलता है। ये जो मशीन पुरानी हुई, 1 साल आपने इसी को चलाया है, पुरानी हुई, तो इसी साल का खर्चा है ये, इसका फायदा इस खर्चे का आपको कई सालों तक नहीं मिलना। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, आगे चलते हैं, आइए अगले क्वेश्चन पे। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए लाए हैं ढेर सारे कुछ फ्री रिसोर्सेस। कहां मिलेंगे आपको, तो उसके लिए आपको एक काम करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है फुल स्कोर एएओ का ऐप। क्या नाम बताया मैंने, फुल स्कोर एएओ। ठीक है, ये ऐप आप डाउनलोड करेंगे और यहां पे मिलेंगे आपको कुछ बेहतरीन फ्री रिसोर्सेस। जैसे कि आप जाएंगे इसमें कोर्सेज वाले सेक्शन में, ठीक है, कोर्सेज वाले सेक्शन में आप जाएंगे दोस्तों, और उसमें आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए आप इधर आपको भाई एक तो हमारा पेड बैच आपको मिल जाएगा यूपीएससी ईपीएफओ का, ठीक, जिसकी फीस 4,999 है, लेकिन ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में, अर्ली बर्ड डिस्काउंट में, शुरू के 500 बच्चों को ये मिलेगा सिर्फ 999 में। शुरू के 500 बच्चों को 999 में। करना क्या है आपको, तो इस नंबर पे, ये जो नंबर दे रखा है हमने, ठीक है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कोड वगैरह टीम प्रोवाइड करा देगी। ठीक, इसके अलावा हमने आपके एपीएफसी ईपीएफओ के लिए फ्री रिसोर्सेज भी रखा है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, ये जरा फ्री रिसोर्सेज में देखते हैं। ठीक है, तो फ्री रिसोर्सेज ये है दोस्तों। इसके अगर मैं कंटेंट सेक्शन में जाऊं, कंटेंट में, तो यूपीएससी ईपीएफओ 2017 का पेपर आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज करने की जरूरत नहीं, इसको 1 रुपया चार्ज है, लेकिन वो भी देने की जरूरत नहीं है। 2020 का पेपर, 2020 वाले यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये जो दोनों पेपर हुए, इनकी हमने अकाउंट्स की क्विज फॉर्म में डाल दिया है,
जिससे कि आपको एग्जाम हॉल वाली प्रैक्टिस हो पाए, तो वो भी आप, ठीक है, ये चीज हो गई एक। खैर, एग्जाम हॉल वाली क्या मतलब, यहाँ पे क्विज है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस, मतलब कम टाइम में आपने क्विज देख ली, कर लिया, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें, ठीक, अकाउंटेंसी के स्पेशली, राइट। तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स होगा, जिनको आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, राइट। तो चलिए दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा अगला क्वेश्चन। तो भाई हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हमसे पूछा गया कि आईएफआरएस की फुल फॉर्म क्या है। सीधा सा क्वेश्चन है, आईएफआरएस। आईएफआरएस का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि आपका पहला ऑप्शन है, राइट। और ये होता क्या है, अब ये समझ लेते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो प्यारे बच्चे, जो अकाउंटेंसी होती है देश में, अगर मैं अपने हिसाब से अकाउंटिंग करूं, मैं भी सही कर रहा हूं, आप भी सही कर रहे हो, आपने अपने हिसाब से हिसाब बनाया, किसी और ने सही किया, तीसरे पर्सन है, उन्होंने अपने हिसाब से सारी अकाउंटिंग की, तीनों ठीक कर रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन अगर हम तीनों बैंक एक ही बैंक में बैंक मैनेजर के पास पहुंच जाएं, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। उसे अब हमारा दिमाग समझना होगा कि मैंने कैसे किया, आपका समझेगा आपने कैसे किया, इन्होंने कैसे किया, तीसरे पर्सन ने, और ऐसे तो उसके पास सैकड़ों फाइलें आएंगी, वो पागल हो जाएगा। तो उसे, तो इसलिए ये तो सिर्फ एक बैंक मैनेजर की बात की मैंने। इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टैक्स इवेजन को, टैक्स की चोरी को ढूंढने के लिए कहता भाई कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमें दीजिए। तो आप जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से बना के देंगे और हजारों के डॉक्यूमेंट्स उसके पास पहुंच रहे हैं, डिपार्टमेंट के पास लाखों के डॉक्यूमेंट्स, तो उसे फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, समझ नहीं आएगा कि आपने कौन सी चीज कैसे रखी। इसलिए अकाउंटिंग में कॉमन फॉर्मेट्स फॉलो किए जाते हैं, उसी प्रकार से सारी अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। थ्रू आउट इंडिया नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड आप समझिए, बहुत सारी चीजें बिल्कुल सेम रहती हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजें भी फॉलो होती हैं। जैसे हमारे यहां जो लागू है वो इंड एएस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके इसके हिसाब से हमारी कंपनीज अकाउंटिंग करती हैं। लेकिन अब वर्ल्ड जो है पूरा ग्लोबलाइज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है या जो अदानी साहब की कंपनी है वो सिर्फ इंडियन बैंक्स या इंडियन लेंडर्स से ही लोन लेना पसंद करेगी। वो बाहर विदेशों में भी ऑप्शन देखेगी कहां से उसे लोन सबसे सस्ता मिल सकता है। तो उसे क्या चाहिए, क्या देना होगा उसे वहां पे जमा कराना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे कि जो भी पैसा लगाने वाला आदमी है आपके बिजनेस में वो समझ पाए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, क्या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। अगर है तभी वो पैसा लगाना चाहेगा, अदरवाइज नहीं लगाना चाहेगा, ठीक। तो इसलिए कॉमन फॉर्मेट्स ढेर, मतलब वर्ल्ड में भी फॉलो करने की तरफ बढ़ रही हैं चीजें, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं, जैसा कि पूरी दुनिया उसमें है, ठीक है, राइट। तो इसलिए आईएफआरएस आया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। हम इसको पूरी तरह से इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा भी अपना ये है भाई कि हम कैसे मान लें, ठीक है, लेकिन हम इसकी तरफ धीरे धीरे अग्रसर हैं। बहुत सारी चीजें हमारी इससे मिलती जुलती है। खैर, तो मेरे ख्याल से ये दोनों नाम क्लियर हैं, इंड एएस और आईएफआरएस। चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चे, ये हमारा अगला क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये जिस चैप्टर से है उसी चैप्टर से यूपीएससी पीएफओ ने 2017 वाले जो उनका था पेपर, उसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे और ये 2020 में भी 2 क्वेश्चन पूछे। आइए देखते हैं जरा। और कल जब मैंने आपके साथ 2017 वाला पेपर डिस्कस, 2020 वाला पेपर डिस्कस किया था, तो उसमें बताया भी था इसका, मतलब इसका आंसर वहां पे भी बात हुई थी आपसे, ठीक। तो दोस्तों, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, बनाता कौन है, पहले ये समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का काम है एनपीओ का। और ये एनपीओ क्या होते हैं भाई, एनपीओ का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। अब इनके नाम से ही क्लियर है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको बनाया गया है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया गया, ठीक है। दीज आर नॉट मेड टू मेक प्रॉफिट। जो ऑब्जेक्टिव है इन ऑर्गेनाइजेशंस का वो सर्विस टू सोसाइटी है,
ये समाज की सेवा करेंगे और सर्विस टू इट्स मेंबर्स, या तो अगर इनके जो मेंबर्स हैं उनकी सेवा करेंगे। उसके लिए आइदर दे विल डू सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो कोई पैसे नहीं लेंगे, या एट अ वेरी नॉमिनल रेट, बहुत ही कम पैसों में ये सेवा करेंगे। एग्जाम्पल दूं आपको तो थोड़ा और समझ में आएगा। स्कूल्स, विद्यालय यानी कि हॉस्पिटल्स, ठीक, इसके अलावा ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम, ये जो एनिमल शेल्टर्स होते हैं, आवारा पशुओं को रखने की जगह, ठीक है, या जो गायों ने दूध देना बंद कर दिया है, लोगों ने छोड़ दिया है, उनको रखने की जगह। तो जहां पे ये ऐसी जो संस्थाएं होती हैं वो अधिकतर आप देखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, ठीक। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सिर्फ सेवा करेंगी, ये सामान खरीदती बेचती नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करती, ये सेवा करती है, ठीक है। लेकिन अब आप स्कूल को देखिए दोस्तों, ठीक है, वो भी सेवा करता। अभी एक छोटी सी बात पहले समझा दूं आपको, तो अगर ये प्रॉफिट नहीं कमाती हैं तो भैया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगी। अगर प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्या बनाएगी? अब जैसे स्कूल ही है दोस्तों, फीस आती है, खर्चा हो रहा है, या एनिमल शेल्टर्स है, उसको चंदा आ रहा है, गायों की सेवा की जा रही है, तो एक हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना प्रॉफिट, मतलब उसमें कितना बचा, ठीक है। तो उसके लिए मतलब कितनी रिसीट आई और कितना खर्चा हुआ, उन सारे हिसाब के लिए हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किनके लिए? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं आपसे, ये रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल, ये सब क्या होते हैं। कल भी बात हुई थी आपसे इसी टॉपिक पे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे कि ये भैया रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल क्या है, तो उनको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले कि अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में कितने तरह के अकाउंट होते हैं, यानी कि कितने तरीके के खाते होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे कहता हूं भैया, अकाउंट्स में जो खाते होते हैं आपके, वो होते हैं 3 तरीके के, ठीक। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और प्यारे बच्चे होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो पर्सनल अकाउंट है, जैसे अभी आपकी भैया मिठाई की दुकान थी, आपसे ही बातें हो रही मेरी। अब मिठाई की दुकान है, मैं आपकी दुकान पे आता हूं, मैंने आपसे उधार लिया 2 किलो मिठाई, कहता हूं भाई 5 दिन बाद पैसे दूंगा। तो आप क्या करोगे? मेरा नाम लिखोगे। तो आप क्या करते हो दोस्तों, अकाउंटेंसी में नाम लिखने का मतलब कि आपने खाता बना लिया मेरा। अब जब मैं पैसे दे दूंगा, या जब मैं कह दूंगा भाई हिसाब हो गया, आपको हाँ भाई आपका खाता बंद, बात समझ लो। तो ये जो खाता आप बनाते हो मेरा, क्या लिखोगे? तेज। जैसे मेरा आपने नाम लिख लिया, तो तेज अकाउंट आपने बनाया। तेज कौन है? तेज एक इंसान है, तो ये आ जाएंगे भाई पर्सनल अकाउंट में। मतलब जितने भी इंसानों के अकाउंट आप बनाओगे वो सारे पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों, बात समझ गए आप। तेज अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। इसके बाद मैं बात करूं प्यारे बच्चे, जितने भी, जैसे मोहन, सोहन, रवि, किशोर, जिसका भी अकाउंट आप बना दो, ये सारे पर्सनल अकाउंट हैं। जितनी भी कंपनीज हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, ये सारी भी पर्सनल अकाउंट के ही अंदर आती है। कारण क्या है पर्सनल अकाउंट में आने का? कंपनीज वगैरह का, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना है लॉ ने हमारे। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये उसकी डेफिनेशन का हिस्सा है, ठीक है। जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे उसकी डेफिनेशन, ठीक। तो कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन है, आप कंपनी पे केस कर सकते हो। किसने आपको खराब सामान भेजा, आप उसकी कंपनी पे केस कर दो, जिस कंपनी का सामान आया। लेकिन अब पेड़ से आप टकरा गए तो पेड़ पे केस नहीं करोगे, है ना। तो पर्सन पे ही केस किए जा सकते हैं। कंपनी भी पर्सनल है तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी, ठीक। अब प्यारे बच्चे, रियल अकाउंट की बात करूं आपसे, तो सारी संपत्तियों के अकाउंट, असेट्स के अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बात किया था, एसी, एयर कंडीशनर, जो आपने अपनी दुकान में लगाया हुआ था, दैट इज रियल अकाउंट। इसके अलावा प्यारे बच्चे मैं आपसे बात करूं, जो आपके पास कार थी, आपने बिजनेस के लिए खरीदी थी, ये भी आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि ये सारी असेट्स हैं, आपकी संपत्ति हैं। इवन जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है दोस्तों, वो भी रियल अकाउंट है, वो भी आपकी
संपत्ति है। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। दोस्तों नॉमिनल अकाउंट में दो चीजें आती हैं, सिर्फ दो चीजें। एक एक्सपेंसेस के खाते, एक्सपेंसेस के अकाउंट, और दूसरा आ जाते हैं दोस्तों इनकम के खाते, यानी कि इनकम के अकाउंट। प्यारे बच्चे, मैं आपसे बात करूं कि ये एक्सपेंसेस के अकाउंट क्या होते हैं, मतलब खर्चों के अकाउंट। जैसे आपसे बात हुई थी, आपने अपने स्टाफ को सैलरी दिया था, तो ये जो सैलरी वाला खाता है वो एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, और इसी प्रकार से आपने अपने लैंडलॉर्ड को, जिनकी बिल्डिंग में आपने अपनी दुकान बना रखी है, उनको रेंट दिया, तो ये रेंट का खाता भी खर्चे का खाता है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे, मान लो आपने एफडी करा रखी है बैंक में और आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो ये जो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आपको मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड मैं लिख रहा हूं, उसका जो अकाउंट है वो इनकम का अकाउंट है, यानी कि वो भी नॉमिनल है। तो नॉमिनल में एक्सपेंसेस एज वेल एज इनकम्स के अकाउंट आते हैं। खैर, इसका तो नाम ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप बताओ ना इसमें क्या लिखोगे, इनकम लिखोगे, एक्सपेंस लिखोगे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनल से ही ये भैया देख लो मैच कर रहा है। चले दोस्तों आगे, बात क्लियर है? आइए, तो प्यारे बच्चे अब हम अगले क्वेश्चन पे हैं। लेगेसीज आर जनरली व्हाट? अब ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा था एनपीओ, ये उसी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो लेगेसी को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ओल्ड एज के पर्सन हैं, और इनका ये घर है बड़ा सा। ठीक है, इनके जितने भी मतलब बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक लड़की है, सारे यूएस में रहते हैं, कोई इनको नहीं पूछता। ये बेचारे यहाँ इंडिया में पड़े रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक है विद्यालय, वही ट्रस्ट वाला विद्यालय, ठीक है, स्कूल है, इसमें ढेर सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो ये बेचारे अकेले यहाँ चले जाते हैं स्कूल पे, इन्हीं के बच्चों के साथ समय वगैरह बिताते हैं। अचानक से एक दिन इन बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हो गई, और पता चला क्या कि इन बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी वसीयत छोड़ रखी है स्कूल के लिए, विल बना रखा है। विल में इन्होंने लिख रखा है कि मेरी ये बिल्डिंग बेच दी जाए और जितना भी पैसा मिले स्कूल को दे दिया जाए। क्या कहा इन्होंने? बिल्डिंग बेच दी जाए और जितना भी पैसा मिले वो स्कूल को दे दिया जाए। तो इनकी बिल्डिंग बेची गई और मिला 50 लाख रुपए, और ये पैसे का क्या किया जाएगा दोस्तों? ये स्कूल को दे दिया जाएगा। अब सोचो कि आप कोई काम करते हो, जैसे आपने आप कुछ काम किया, किसी कुछ क्वेश्चंस बता रही है और उसने आपको थोड़े से पैसे दे दिए, 1000 रुपए, 500 रुपए, आप कहते हो मेरी इनकम हो गई भाई, मजा आ गया। लेकिन सोचो कोई हीरे की अंगूठी दे दे, तब क्या कहोगे आप? एसेट है बहुत बड़ी, वो संपत्ति है। तो इनकम और संपत्ति का अंतर थोड़ा सा फील करो आप। आपने कुछ किया, 1 घंटा पढ़ाया किसी को ट्यूशन, उसने आपको 200 रुपए दे दिए, इनकम हो गई। आपने किसी बच्चे की मदद की और उसके पेरेंट्स ने, वो भाई पता चला कि दुबई के सुल्तान का लड़का था, उन्होंने आपको अपना हीरे का हार उतार के दे दिया, तो अभी इनकम नहीं है, तो संपत्ति हो गई, एसेट। ठीक, तो इसी प्रकार से ये जो 50 लाख रुपए इस स्कूल को मिले हैं, इस एनपीओ को मिले हैं, इस ट्रस्ट को मिले हैं, ये दोस्तों एक एसेट है। ठीक है, ये क्या है? एसेट है। अब हम आगे समझेंगे जो असेट होती हैं। देखिए, जो असेट होती हैं वो कहां लिखी जाएंगी अकाउंट्स पे, ये समझना पड़ेगा। तो जब हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं तब क्या क्या करते हैं तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट जब एंड होने वाला होता है तो दो चीजें बनाई जाती हैं। एक बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पस ये होता है कि भैया हमें नेट प्रॉफिट पता चल सके कि व्यापार से कितना हुआ, आखिर हमने व्यापार क्यों किया था, हमने नेट प्रॉफिट के ही चक्कर में व्यापार किया था, तो हमें यह पता चल पाए कि व्यापार से नेट मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। एक तो हम ये जानना चाहेंगे, और दूसरा प्यारे बच्चे हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये लास्ट में ये दोनों चीजें, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया नेट प्रॉफिट के लिए, और बैलेंस शीट हमें दो चीजें बताता है। एक, हमारे पास संपत्ति कितनी है, यानी कि हमारे पास असेट्स कितनी हैं, और दूसरा हमारे ऊपर उधार कितना है, यानी कि हमारे ऊपर लाइबिलिटीज कितनी हैं, लाइबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, ये दो चीजें बताता है बैलेंस शीट। तो प्यारे बच्चे, ये बात आपने समझा
कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट निकाल के देता है आपको, और बैलेंस शीट असेट्स संपत्तियां और लाइबिलिटीज बता देता है। असेट्स मतलब जो एसी फ्रिज वगैरह, एसी था, फ्रिज हो तो फ्रिज, कार है कार, वो सारी इसी के अंदर लिखी जाएंगी। अब ये जो 50 लाख रुपए मिला है आपको, एक बड़ी संपत्ति तैयार हो गई है किसके लिए? स्कूल के लिए। तो स्कूल इसको बैलेंस शीट में लिखेगा, बस इतना आप याद रखो। तो अब देखोगे कहीं पे भी बैलेंस शीट का नाम नहीं है, सिर्फ यहां पे है कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू बैलेंस शीट। तो जनरली जो बैलेंस शीट में हम ले जाते हैं उसको कैपिटलाइज करते हैं, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक, क्लियर? अब बैलेंस शीट के ये किधर किधर जाता है वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। ठीक, अभी बस आप इतना समझ लीजिए। तो ये सिर्फ एसेट साइड नहीं जाता है, इसमें कुछ और चीजें होती हैं, पर वो देखेंगे बाद में, बट आपको एटलीस्ट क्लैरिटी तो आ ही गई होगी। अब प्यारे बच्चे, हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है। कहता है कि जी पता करो इन इंफॉर्मेशन से कि कितना सम का इंश्योरेंस कराया जा सकता है, कितना सम इंश्योरेबल है, सॉरी, ठीक है। अब देखिए आग कब लगी है? 1 मार्च 2016 को। टर्नओवर देखिए जरा, 1 मार्च 2015 से 29 फरवरी 2016 तक 88 लाख रुपीस का टर्नओवर है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखिए 20% है। प्यारे बच्चे, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये 20% किसका? मेरा क्या क्वेश्चन है, ये 20% किसका? तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा 20% जो भी होगा ग्रॉस प्रॉफिट वो सेल पे होता है, वो सेल्स का ही होता है। ये बात आप याद रखना, जब तक कि हमें कुछ और लिख के ना दे दे। मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये सेल्स का 20% है, अगर कुछ और लिख देता तो वो ले लेते। खैर, टर्नओवर इनका 88 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, और कहते हैं कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज, एक क्लॉज भी है इनके इंश्योरेंस में, उसने उसकी वजह से इनको टर्नओवर ही अपना इंक्रीज कर सकते हैं 10% से। तो अब ये जरा क्वेश्चन को समझेंगे हम। इजी क्वेश्चन है, थोड़े से कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो यही था कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हमेशा सेल्स पे निकाला जाता है। खैर, ये किस पे निकालते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें आपको क्लासेस में याद करा दूंगा, एग्जाम हॉल में याद करा के भेजूंगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपको। ठीक, तो अब समझते हैं जरा दोस्तों। देखिए ये इंश्योरेंस का क्वेश्चन है बेसिकली, और इंश्योरेंस अकाउंटिंग का, लेकिन इसको समझिए जरा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए इंश्योरेंस में बेसिकली किन किन चीजों का इंश्योरेंस एक बिजनेस करा सकता है। तो आपकी एक मान लीजिए फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा सकते हैं। फैक्ट्री में जो माल है, गुड्स स्टॉक, उसका अलग से इंश्योरेंस करा सकते हैं। जैसे मैं देखूं एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है, तो अगर बिल्डिंग अपनी है तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। अब बिल्डिंग के अंदर जो गुड्स है, स्टॉक माल हमेशा जो रहता है एक वैल्यू, लमसम वैल्यू, उसका इंश्योरेंस आपने करा लिया, ठीक। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि भैया बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस होगा, माल है तो माल का करा सकते हैं। लेकिन एक और टाइप का इंश्योरेंस आप करा सकते हैं कि भाई देखिए बिल्डिंग, मान लीजिए बिल्डिंग में आग लग गई तो बिल्डिंग जल गई, अब इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम आपको देगी पर्सन को जिसकी भी बिल्डिंग थी। अब जो गुड्स था वो भी जल जाएगा उसमें, तो गुड्स के भी क्लेम का पैसा देगी, ठीक है। 2 तरह के पैसे तो दे दिए, लेकिन अभी दोस्तों एक और लॉस है, किसको? जो भाई उसका ओनर है, रेस्टोरेंट का ओनर है, क्या लॉस है उसे? अब उसकी दुकान जल गई अगर एक बार, तो उसे 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, कभी कभी 3 महीने, 4 महीने भी स्टार्ट करने में लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी बड़ी दुकान थी, कितनी बड़ी फैक्ट्री थी, ठीक। तो उसे टाइम लग सकता है, बात समझ रहे आप? तो अब ये जो 1 महीना है या 2 महीना है, इसमें उसका टर्नओवर कितना हो सकता था, तो उसको बहुत सारा प्रॉफिट का भी नुकसान हुआ। अगर वो अपना बिजनेस करता, मान लो एक बहुत बड़ी शॉप है और हर महीने वो लगभग 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाता था, साल के 12 करोड़ रुपए कमाता था, तो अगर उसका दुकान 2 महीने बंद रहा तो उसे 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट का भी नुकसान है। तो वो चाहे तो दुकानदार इसका भी इंश्योरेंस करा सकता है। इस केस में वही चीज हुई है, उसी की ये बात कर रहे हैं, तो आइए समझते हैं जरा। ठीक, तो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या सम इंश्योरेबल है इसमें, मतलब इसमें कौन से अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना मिलेगा। तो भाई इनका जो टर्नओवर दिया है 88 लाख दिया है दोस्तों, 1 साल का, आप देखिए जरा, राइट। स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज प्रोवाइड करता है आपको कि आप इनका टर्नओवर 10% बढ़ा सकते हैं। अभी कितना है 88 लाख से, देखिए जरा आप, और इसमें अगर आप 10% बढ़ाएंगे
तो 8,80,000 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, 8,80,000 रुपए बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 96,80,000। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 96,80,000, ये 10% बढ़ने के बाद। तो ये हो गया आपका टोटल बढ़ाने के बाद टर्नओवर जो आ गया। अच्छा, आपका ये क्या है, ये टर्नओवर का मतलब क्या होता है? इतना माल आपने बेचा है एक साल में, यही है आपकी सेल्स। 96,80,000 रुपीज का माल बेचा है आपने, यही है आपकी सेल्स। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर? 20% ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल्स। तो दोस्तों जरा ग्रॉस प्रॉफिट मुझे बता दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 20% किसका? 20/100 लिख रहा हूं, 96,80,000 का। ठीक है प्यारे बच्चे, ये अगर आप निकालते हैं तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 1 13, 2 9 जा 18, 1 19, 1936 कुछ जीरो आ जाएंगे, है ना। ध्यान से देखेंगे आप तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर है। ये जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, इसी का आप इस केस में इंश्योरेंस करा सकते थे, है ना, और ये प्रॉफिट फिर आपको मिल जाएगी। समझ गए आप? तो चलिए आइए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। कहते हैं गोल्ड के केस में, सोने के केस में रेवेन्यू हम कब मान लें अकाउंटिंग करते वक्त? ठीक है, कब मान लें हम, किस पीरियड में, किस अकाउंटिंग पीरियड में हम गोल्ड की रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये क्वेश्चन ऐसा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। आता है तो आता है, नहीं तो आप मान लीजिए कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े अकाउंट्स के एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये चीज अगर आपको नहीं पता फैक्चुअली तो आप नहीं कर पाएंगे। तो भैया सीधा सा ये है कि गोल्ड जब भी माइन हो जाए, मतलब जब भी खान से निकाल लिया जाए, तभी हम उसकी रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके पीछे भी बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास 20 किलो मिठाई है, आप एक व्यापारी हो, 20 किलो मिठाई है, तो अब मिठाई नहीं बेचोगे, खराब हो जाएगी यार, तो आप इसको इनकम तो नहीं कर सकते मिठाई को। मिठाई बिक जाए, पैसे आ जाए, इनकम हो गई, फिर प्रॉफिट वगैरह निकाल लेंगे अपना। ठीक, लेकिन गोल्ड एक ऐसी संपत्ति है, बहुत हाई इन डिमांड, आप समझते ही हो। तो जैसे ही सोना आपको मिल गया, माइन होके आ गया, वैसे ही इसको इनकम मान लो। ठीक है, ये गोल्ड की केस में करता है। इसके बेचने का, बिकने का इंतजार मत करो, तुरंत इनकम मान लो। तो वही काम यहां पे किया गया, जैसे ही माइन हुआ वैसे इसको इनकम मान ली। ठीक, ये आपका अगला क्वेश्चन। एक और न्यूमेरिकल देखिए। कहते हैं जी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अभी पीछे मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा हम सेल्स वैल्यू पे निकालते हैं, लेकिन जब तक कि कुछ और ना कहे, यहां पे कह रहा है सीधे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालो, उस कॉस्ट पे निकालो, जो भी माल बिक गया उसकी जो कॉस्ट थी उस पे निकालो। वो 25% है ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे आपको इन्होंने सेल्स वैल्यू दे रखी है, ये 20 लाख रुपए की। तो अगर आपकी मैथ्स बहुत बढ़िया है तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। हम देखते हैं एकदम वैसे जैसे एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को अप्रोच करना चाहिए, ठीक आराम से, वो वाला तरीका देखते हैं। दोस्तों यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। मैं यहां लिखता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी है दोस्तों? मान लेते हैं कि 100 रुपया है, मान लेते हैं कि 100 रुपया। ठीक, अब ग्रॉस प्रॉफिट जो आपकी है वो 25% है इसकी, यानी कि 25 रुपया हो जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज थी, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25 रुपया है। मतलब आपने कितने में सामान बेचा होगा भैया? कॉस्ट 100 रुपए, प्रॉफिट 25 रुपए, हमने बेचा है 125 रुपए में। बोलो ये सर, ये है आपकी सेल्स वैल्यू। लेकिन यहां पे जो सेल्स वैल्यू है वो 20 लाख है। मतलब दोस्तों 125 रुपया जो है आपका वह 20 लाख के बराबर है। बोलिए, तो आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? आपको ग्रॉस प्रॉफिट बतानी है। 125 रुपया 20 लाख के बराबर है, आपको सिर्फ 25 रुपए की वैल्यू निकालनी है। ग्रॉस प्रॉफिट 25 रुपया है, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या तो सीधा आप इसका 1/5 कर दीजिए, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए कि भैया ये 25 नीचे और 125 ऊपर।
ठीक है, सॉरी 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 125 राइट, 125 नीचे और 25 ऊपर, ठीक है, क्लियर है जी। चलिए मिटा देता हूं एक बार भाई, 125 अपॉन आ जाएगा है ना, और ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 4 लैक्स आपको यहां से मिल जाएंगे दोस्तों, तो कहेंगे आप कि भैया ये है मेरा आंसर, ठीक। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चे, ये हमारा अगला क्वेश्चन कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी बात नहीं हुई, कहां पे, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, तब प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे आप शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो दोस्तों, जैसे मैंने और आपने मिलके पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया, ठीक। अब उसमें क्या है कि देखिए कई बार डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं, अगर हम प्रॉपर लिख ले सारी चीजें तो डिस्प्यूट के चांसेस नहीं रहेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। जैसे हमने लिख लिया कि देखो भाई, मैं इतने रुपए बिजनेस में लाऊंगा, आप इतने रुपए बिजनेस में लाओगे, मतलब मैं 1 लाख लाऊंगा, ठीक है, और आप ले आओगे 30,000, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक। अच्छा, एक चीज और है, अब ये भी है कि भाई सारा काम आप करोगे, मैं तो टीचर हूं मान लो, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, लेकिन ये जो पार्टनरशिप वाला बिजनेस है इसमें मेहनत कौन करेगा, आप करोगे। तो मैं तो स्लीपिंग पार्टनर हूं, एक्टिव पार्टनर आप हो। तो यहां पे हमने ये भी लिख लिया कि जी आपको आपको हर महीने सैलरी मिलेगी 25,000 रुपए, ठीक है, हर महीने सैलरी 25,000 रुपए, ये यहां लिख लिया हमने, ठीक। हमने ये भी लिख लिया जो प्रॉफिट होगा, अभी भी देखिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने 1 लाख लगाए हैं, आपने 30,000 लगाए हैं, फिर भी हमने कहा कि जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बटेगा, तो वो बटेगा 1:4 की रेशियो में। आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो आप 4 गुना प्रॉफिट ले लेना और मैं बहुत कम लूंगा प्रॉफिट, ये बातें हो गई, ये सारा हमने लिख लिया। तो दोस्तों, ये जो लिख लिया वही एप्लीकेबल रहेगा, वही बाय लॉ, वही हम फॉलो करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम इस अग्रीमेंट को लेके कोर्ट में जा सकते हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हो, मैं अपना, और फिर फैसला अपना ऑब्वियसली जुडिशियल सिस्टम देगा उस हिसाब से। ये तो एक बात होगी प्यारे बच्चे, लेकिन अभी दूसरी बात मुझसे आपसे करनी है कि भैया ये जो कागज है ये किस पे लिखा जाए, ये प्रॉपर स्टाम्प पेपर पे लिखा जाए, नोटराइज कराया जाए, ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर पार्टनरशिप डीड वगैरह हमने बना ली, इसको बोलते हैं बेसिकली, ये जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं अग्रीमेंट वाली, पार्टनरशिप डीड, ठीक। ये जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं दोस्तों, क्या नाम है इसका, इसका नाम है दोस्तों पार्टनरशिप डीड, ठीक है भाई, बात समझ गए आप लोग, ठीक। दोस्तों, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो, या कुछ लिखना भूल गए जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों उस केस में एप्लीकेबल हो जाता है पार्टनरशिप एक्ट। मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि एक अग्रीमेंट हमने बना लिया, वही सब कुछ है, वही माई बाप है, अब जो होगा उसी के हिसाब से होगा। लेकिन अगर हमने कुछ मिस कर दिया इस पे लिखना, या हमने बनाया ही नहीं, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है। अंग्रेजों के टाइम का एक्ट है भाई, ठीक है, बहुत पुराना एक्ट है, राइट। तो वो क्या कहता है उसके हिसाब से चलेंगे। तो दोस्तों, इस केस में वो क्या कहता है मैं आपको ये बताता हूं। जो भी प्रॉफिट या लॉस हो, अगर आपने अग्रीमेंट में अपने नहीं लिखा, अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा, तो वो इक्वली पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा, इक्वली पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि किस पार्टनर ने ज्यादा मेहनत की, किस पार्टनर ने कम मेहनत की, या ये भी नहीं देखा जाएगा कि किस पार्टनर ने ज्यादा पैसे लगाए, किस पार्टनर ने कम। जैसे यहां देखिए 1 लाख मैंने लगाया, 30,000 आपने, मैं कह सकता हूं मेरा शेयर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं देखा जाएगा, ये सब नहीं देखेगा, ठीक है ना। जब एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, एक्ट क्या देखेगा, कहेगा इक्वली बांट दो। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें एक्ट कहता है, जिसको हम अपनी पार्टनरशिप की डिटेल क्लास में देखेंगे। तो खैर आपका आंसर हो गया बी। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चे, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच कर देना चाहिए, ठीक है, राइट। लेकिन किस कॉस्ट पे मैच करें, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच कर देना चाहिए, लेकिन किस कॉस्ट पे मैच करें, तो ये कौन बताएगा, सुनिए जरा। ये बेसिकली हमारे पास एक मैचिंग प्रिंसिपल है,
जब मैं आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा वहां पे उसकी बात करूंगा। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आपने खर्चा किया, जो भी आपने एक्सपेंसेस हैं आपके, उनको रेवेन्यू से मैच कर दो, उनको रेवेन्यू से मैच कर दो उसी अकाउंटिंग पीरियड के। ठीक, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों मैंने खरीदा 20, क्या 20 खरीदा, या आपने खरीदा, आपकी मिठाई की दुकान थी, आपने 20 किलो बर्फी खरीदी है दोस्तों 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल आपका खर्चा हुआ 2000 रुपए। ठीक, 2000 रुपए। दोस्तों इसमें से आपने 15 किलो बर्फी 200 रुपए के हिसाब से बेच दी। 20 किलो खरीदी थी आपने, 20 किलो खरीदी थी 100 रुपए, तो 2000 रुपए टोटल आपके खर्च हुए थे। 15 किलो आपने 200 रुपए के हिसाब से बेच दी, तो आपके 3000 रुपए दोस्तों, ठीक है, मिल गए। आपने कितने बेचा, 15 किलो बेचा 200 रुपए के हिसाब से, ये आपका सेल्स है, ये आपकी परचेज है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी प्रॉफिट है, तो 3000 रुपए का सामान खरीदा, 2000 में बेच दिया, 1000 का प्रॉफिट आप बोलोगे, और यहीं आप कर दोगे गलती, यहीं पे मैचिंग प्रिंसिपल आपका फेल हो जाएगा। मैचिंग प्रिंसिपल कहा था कि कॉस्ट को उसी की रेवेन्यू से मैच करना। आपने कितने खरीदे थे सामान, सर मैंने 20 खरीदे थे और बेचे कितने, 15। तो मेरे भाई तुमने जब 15 बेचे हैं तो इसको 15 की ही कॉस्ट से कंपेयर करो, 20 की कॉस्ट से मत कर दो। यहां पे 20 की कॉस्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हो, 15 बेचे आपने 3000 रुपए में, 15 खरीदे आपने 1500 रुपए में, तो आपका प्रॉफिट हुआ 1500 रुपया, ना कि 1000 रुपया। ये बात कहता है। अब ये जो रेट्स लेते हैं हम दोस्तों, ये ऑब्वियसली हम कॉस्ट पे ही ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो रेट्स लिए जाते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लिए जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो खैर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ यूज ही नहीं होगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कोई मतलब नहीं है, कैश कॉस्ट कुछ नहीं, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आप लेते हैं। ऑब्वियसली सामान लाए थे जितने में वो सारा देखिए आप। ठीक है, राइट। ऐसा थोड़ी कि आप इसकी प्राइस कुछ और लिख देंगे। कितने में खरीद के लाए थे, 100 रुपए में, 1500, वही लोगे ना आप। मिठाई आपने मंगाई 100 रुपए की, 100 रुपया लिखो, ओरिजिनल कॉस्ट लिखो आप। ठीक। प्यारे बच्चे, ये हमारा अगला क्वेश्चन, एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन है, बीकॉम का टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट, उसका क्वेश्चन है। अब बहुत डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बताना चाहूंगा। दोस्तों आप एक बिजनेसमैन है, आपने मोमबत्तियों का बिजनेस शुरू किया है। पिछले साल आपने 1 लाख मोमबत्तियां बनाई और धड़ल्ले से बिक गई। दिल्ली में आप रहते हो, तो आपने कहा यार यहाँ तो बहुत खपत है। अगली साल आपने अपनी फैक्ट्री 5 गुना कर दी, मशीनें 5 गुना कर दी। इस साल आपने बनाया 5 लाख मोमबत्तियां। लेकिन समझ में आ गया आपको कि यार ये दिल्ली में नहीं बिकेंगी इतनी, दिल्ली में इतनी भी खपत नहीं है। तो आप बैठे हैं दिल्ली में, आपने एक आदमी पकड़ा गाजियाबाद में। गाजियाबाद में आपको पता चला कि यार लाइट बहुत कटती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम रहती है, यहां मेरी मोमबत्तियां बिक जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, इससे कहते हो आप, ये जो आदमी है ये भी एक बिजनेसमैन है। ठीक है, आपने इससे कहा भाई मैं तुझे मोमबत्तियां भेज दूंगा, तू इन्हें बेच देना, कमीशन मैं तुझे दे दूंगा इसका इतना, जो भी आपने बताया। तो प्यारे बच्चे मतलब क्या है, आप इसको सामान भेजोगे, ये कमीशन पे उसको बेचेगा। तो इस केस में आप कहलाते हो कंसाइनर, आप कहलाते हो कंसाइनर। जिसने सामान रिसीव किया, जिसको आपने बेचने का काम दिया, वो कहलाता है कंसाइनी। और जो भी मोमबत्तियां थी आपकी वो कहलाएंगी कंसाइनमेंट। खेप, हिंदी में 3 खेप, पहली खेप दूसरी खेप, तो उसी तरह वो हो गई कंसाइनमेंट। ठीक है, जो गुड्स है आपका वो कहलाएगा कंसाइनमेंट। और इस केस में अब ये जो पूरा इसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो इस व्यक्ति के साथ, इसमें आपको कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, ये जानने के लिए आप बनाते हो कंसाइनमेंट अकाउंट। आप क्या बनाते हो, कितना फायदा नुकसान हुआ उसके लिए आप बनाते हो कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल के दे देगा इस पर्टिकुलर बिजनेस का। ठीक, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल लॉसेस आप इसमें रखोगे, आप कोई भी एबनॉर्मल लॉस
इसमें नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इसके साथ आप व्यापार कर रहे हो, आप जानना चाहोगे कि आपको नॉर्मल वैसे कितना प्रॉफिट या लॉस होता। अब कहीं गुड्स में आग लग गई, कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि भूकंप आ गया, ठीक है, समझ रहे हो आप, तो वो सारी चीजें आप इसमें लाओगे तो लॉस भी हो गया, आपको लगेगा सारी गलती इसकी है। तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में वो सारे लॉसेस वगैरह नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, खर्चों को डेबिट क्रेडिट देखेंगे बाद में। और ये जो चीज है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। अब कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट होती हैं, कैसे बनता है, वो सारी चीजें तब देखेंगे जब हम अकाउंट्स बनाना ढंग से सीख लेंगे, तब की बात है वो, ठीक है। तो अभी बस आप ये समझ लीजिए कि भैया इसका आंसर जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट है। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन, अब ये है ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर द ज्वाइंट वेंचर। प्यारे बच्चे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ज्वाइंट वेंचर होता क्या है। भाई बताएगा कोई ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए कि दो बड़े बिजनेसमैन इंडिया के गोदरेज ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप, ठीक है, ये यूएस में एक प्रोजेक्ट दोनों ही लेना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि भैया अकेले दोनों के बस की बात नहीं है लेना, तो दोनों ने कहा एक काम करते हैं, मिलके ले लेते हैं, मतलब ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं। वेंचर का एक्चुअल में मतलब होता है जोखिम। जो वेंचर वर्ड है प्यारे बच्चे, इसका हिंदी में जो मतलब है वो है जोखिम। तो इन्होंने कहा कि चलो यार मिलके एक ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं, मिलके एक संयुक्त जोखिम उठा लेते हैं, ठीक है, राइट। तो अब ज्वाइंट वेंचर में एंटर कब करते हैं? जैसे किसी पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप ज्वाइंट वेंचर में एंटर करते हैं, दो पार्टीज मिलते हैं, ज्वाइंट वेंचर में काम करती हैं। अब ये ज्वाइंट वेंचर कब तक चलेगा? जब तक कि वो प्रोजेक्ट या वो वर्क कंप्लीट ना हो जाए। जैसे इन्होंने यूएस में एक हवाई अड्डा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो जब तक वो हवाई अड्डा ना बन जाए तब तक ये इनका ज्वाइंट वेंचर चलेगा। जिस दिन बना लेंगे उस दिन भाई, उस दिन के बाद ही खत्म हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर, दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इस ज्वाइंट वेंचर में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, उसको जानने के लिए ये दोनों बना लेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, अब जितने भी खर्चे करेंगे ये लोग, वो सारा इसी में लिखते चले जाएंगे। जितने भी खर्चे करेंगे इसी में लिखेंगे, और जितना भी पैसा आएगा सब इसी में लिखेंगे, ताकि बाद में ये अपना प्रॉफिट या लॉस इस ज्वाइंट वेंचर बिजनेस से कितना होगा वो जान पाए। जितना भी खर्चा किया लिख देंगे, जितना भी इनकम हुई लिख देंगे, तो निकाल लेंगे, समझ गए आप। तो ज्वाइंट वेंचर में सारे खर्चे लिखे जाएंगे। तो जब भी ये गुड्स परचेज करेंगे दोस्तों, माल खरीदा इन्होंने, जैसे मैंने कहा आपसे कि एक ज्वाइंट वेंचर कर रही है, तो कुछ माल खरीदा इन्होंने, तो ऑब्वियसली माल का जो भी खर्चा है वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में ही डाल देंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट इसको देखेंगे हम बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अभी एक चीज तो क्लियर है आपको कि इन्होंने कुछ खर्चा किया है सामान खरीद के, तो वो कहाँ जाना चाहिए? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में उस खर्चे को डाल दो, इनकम को भी इसी में डालना, तब फिर प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना, समझ गए। आइए प्यारे बच्चे चलते हैं आगे। अब ब्रांच अकाउंट की बात आ गई, ये एक अलग स्पेशलाइज्ड टॉपिक, ठीक है, बीकॉम का, राइट। इसमें पूछ रहे हैं डेटर सिस्टम क्या करते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग कई तरीके से की जाती है, उसमें एक मेथड है ये डेटर सिस्टम, ठीक है दोस्तों, राइट। अच्छा, ब्रांच अकाउंटिंग थोड़ा समझो ध्यान से। आपने सुना है मान्यवर कलेक्शन का नाम, सुना ही होगा। ऑफिस इसकी है दिल्ली में भैया। कहाँ है ऑफिस? मतलब हो सकता है हेड ऑफिस इनकी दिल्ली में हो, लेकिन आप देखेंगे कि लखनऊ में भी इनके शोरूम दिखते हैं, हैदराबाद में 20-25 दुकान दिखती है। मतलब ये है कि जो मान्यवर कलेक्शन है इसके शोरूम थ्रू आउट इंडिया हैं। हो सकता है वो ब्रांचेस ही हो इसकी, है ना, तो इसके ब्रांचेस थ्रू आउट इंडिया है दोस्तों, ठीक है, राइट। तो अब मान्यवर कलेक्शन का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में मान लीजिए है, ठीक है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, ठीक, राइट, हेड ऑफिस जानना चाहेगा कि जितने भी इसके ब्रांच हैं उससे इसको इंडिविजुअल ब्रांच से कितनी प्रॉफिट हो रही है, ताकि इसको पता रहे मेरा हैदराबाद वाला ब्रांच ज्यादा प्रॉफिटेबल चल रहा है कि लखनऊ वाला ज्यादा चल रहा है, कहाँ पे और ब्रांचेस खोलने हैं, कहाँ के ब्रांचेस बंद करने हैं, ये सारी चीजें इसको पता होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चे, इसलिए ये क्या करता है, ये ब्रांच अकाउंट बनाता है। किस लिए? ये जानने के लिए कि भैया किस ब्रांच से इसको प्रॉफिट है और किस ब्रांच से नुकसान है,
उसके लिए ये बनाता है ब्रांच अकाउंट। तो क्या आप जानने के लिए बनाता है? नुकसान और प्रॉफिट। इसलिए ब्रांच अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि आपसे बात हुई थी नॉमिनल में ही एक्सपेंस और इनकम आते हैं। ठीक है भाई, चले आगे, चलिए। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स आ गया, थोड़ा सा कहते हैं इसको डायरेक्ट फैक्चुअली करा दूंगा, क्योंकि ये याद होना चाहिए तभी होगा। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू आप कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पावर की कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिक पावर की कॉस्ट निकालने का एक ही तरीका है, हॉर्स पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मशीन आवर्स से। ठीक, सो दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, आइए चलिए प्यारे बच्चे आगे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 में, इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956 1956, बड़ा पुराना हो गया था तो उसको हटा के फिर लाया गया कंपनीज एक्ट 2013। तो कहते हैं उसके किस शेड्यूल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट दिए। मैंने आपसे कहा था ना कि हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाएंगे उसको हम यूनिफॉर्म रखेंगे, तो किसी को कहीं दिक्कत नहीं होगी, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ना बैंक, ना किसी को। तो स्पेशली जो कंपनीज एक्ट है वो सारे बिजनेसेस पे लागू नहीं होता। आपने अपना बिजनेस किया छोटा मोटा, उस पर लागू नहीं होगा जब तक कि कंपनी ना बना दें। ये कंपनीज पे लागू होता है और इसने प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट बता रखे हैं। और कहाँ बताए हैं वो फॉर्मेट्स? वो बताए हैं शेड्यूल 3 में। तो ऑब्वियसली ये भी एक प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक, सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस, दिस वाज द लास्ट। आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मुलाकात होगी आपसे फिर। थैंक यू एवरीवन, और पढ़ाई करते रहिए। और मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने बैच में, ज्वाइन करिए उसको, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।